से देख लो। जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज मन्या विकार, जिसके अंदर 3 डिजीज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज अपची, विच इज in modern it is correlated as cervical lymphadenitis, and the second is Gallagher, it is compared to goiter, and the third is Pashan Kharta. In modern it is correlated as parotitis. ठीक है, means the inflammation of the parotid gland. So पहला हम लोग देखते हैं, अपची से स्टार्ट करते हैं, दैट इज लिम्फेडिनाइटिस। तो अपची का सबसे पहले हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, हर एक डिजीज का वी विल रीड व्हाट इज द मेन दोष एंड दुष्ट इन्वॉल्वमेंट, वेयर इज द साइट, व्हाट इज द लक्षण एंड हाउ वी विल गोइंग टू ट्रीट दिस डिजीज। तो इन सुश्रुत निदान स्थान, अगर सुश्रुत निदान स्थान का रेफरेंस देखोगे इन चैप्टर नंबर 11, तो इसका जो रेफरेंस मिलता है, ये चैप्टर नंबर 11 में हमको रेफरेंस मिलता है। द चैप्टर नेम इज ग्रंथि अपचय अर्बुद गलगंड। तो ये चैप्टर का नाम ही है, इसके अंदर क्या है, अपची और गलगंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ग्रंथि हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो अपची हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और गलगंड के बारे में देखेंगे फ्रॉम सुश्रुत निदान स्थान चैप्टर नंबर 11, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं अपची के बारे में। तो अपची के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो रेफरेंस 10 से लेकर 12 का रेफरेंस है वो हम लोग देखते हैं। और जो अपची के जो चिकित्सा हम लोग पढ़ेंगे वो फ्रॉम द चैप्टर सुश्रुत चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 18 से हम लोग उसका अपची का चिकित्सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसमें कहाँ इसका लोकेशन प्रेजेंट होता है। अन्व अस्ति कक्षा अक्षक बाहु संधि मन्या गलेशु उपचितं तु मेदम ग्रंथि स्थिरं वृद्धम आयतम वास निग्धम कफ च अल्प रुजा करोति। तो देखो सबसे पहले इसमें जो साइट होता है, तो साइट होता है इट इज हन्वस्ति। हन्वस्ति मींस द मैंडिबल एरिया, ठीक है। नेक्स्ट इज द कक्षा, कक्षा मतलब होता है एक्सिला, ठीक है। एक्सिला में इसका लोकेशन होता है। अगर अपची होता है मान लो कहीं भी, लिम्फ का मान लो स्वेलिंग होता है ड्यू टू सम डिजीज के, अगर कोई मैनिफेस्टेशन होता है, तो लिम्फेडेनाइटिस जब होता है तो उसको आयुर्वेद में कहा बताया था साइट कहाँ पे होता है, दैट इज द फर्स्ट लोकेशन इज द मैंडिबल यानी हन्वस्ति। देन कक्षा, कक्षा मींस एक्सिला। देन अक्षक, अक्षक मतलब होता है क्लेविकल रीजन, तो यहाँ पे अपची का इन्वॉल्वमेंट या साइट होता है। नेक्स्ट दी बाहु संधि, बाहु मींस द शोल्डर और द शोल्डर जॉइंट, ठीक है। देन दी मन्या, मन्या मींस द नेक रीजन। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइट है द अपची, द साइट ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ अपची इज दी, these are the location. And the next important point is what is the दोष involvement in case of अपची। तो दोष इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो कफ होता है एंड मेद होता है, ये याद रखना है। कफ और मेद जो होता है वो अपची का दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है। दोष एंड दुष्य इज द कफ एंड द मेद, ठीक है। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द लक्षण ऑफ अपची। तो अपची में जो होता है देखो, ग्रंथि के आकार का होता है, इट इज ग्रंथि स्थिर होता है, वृत्त होता है यानी गोल होता है, सर्कुलर होता है। आयतन, आयतन मींस जो स्प्रेड होता है ज्यादा, आयतन मींस वृत्त, आयतन मींस जो स्प्रेड होता है या एक्सटेंसिव नेचर का हो उसको आयतन बोला। और स्निग्ध होता है, स्निग्ध यानी कि थोड़ा ऑयलीनेस रहता है। कफच अल्प रुजा करो, तो इसमें क्या होता है, इसमें अल्प रुजा होता है, लेस पेनफुल होता है। स्मूथ होता है यानी स्निग्ध होता है या ऑयलीनेस नेचर का होता है। स्वेलिंग क्या होता है, फिक्स्ड होता है यानी स्थिर होता है। वृत्त होता है, आयतन होता है, एक्सटेंसिव नेचर का होता है। और जो स्वेलिंग जो होता है, जो स्वेलिंग होता है वो समवॉट सेम कलर का होता है, स्वेलिंग हैविंग सेम कलर एज दैट ऑफ द सराउंडिंग स्किन, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है मैंने बोला कि कौन सा दोष और दुष्य इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज द कफ एंड मेद, ठीक है, अपची में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इट इज कोरिलेटेड और इट इज द स्वेलिंग जो होता है अपची का, इट इज समवॉट सिमिलर टू आम्लक अस्थि और द सीड ऑफ आम्लक। आम्लक का जो गुठली होता है, आम्लकी का जो गुठली होता है, अस्थि होता है, सीड होता है, उसकी तरह ये रिसेंबल या दिखने में होता है अपची। तो ये किससे कोरिलेट किया गया है, आम्लक अस्थि के समान कोरिलेट किया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है ग्रंथि भीस्तत्व आम्लकं अस्थि मात्रे मत्स्य अंडज जाल प्रति में तथा अन्य जल। तो ये तो पहला एक है, तो आम्लकी के अस्थि के समान दिखने में होता है, स्वेलिंग दिखने में होता है। एंड नेक्स्ट ये जब स्प्रेड करता है तो ये कैसा दिखता है, जो मत्स्य यानी मछली का अंडे के जाल के समान, मछली के जो अंडे होते हैं उसके जो जाल होते हैं उसकी तरह ये स्प्रेड करता है। तो दो कोरिलेशन यहाँ का इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है इन केस ऑफ अपची। तो अपची द स्वेलिंग इज सिमिलर एज कोरिलेटेड टू द आम्लकी अस्थि, आम्लकी के सीड के अनुसार ये स्वेलिंग होता है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज
मत्स्य, मत्स्य मीन्स मछली का अंडा, मत्स्य अंड, अंड जाल, जाल मीन्स द नेटवर्क, जाल होता है मत्स्य का, मछली, मछली के जो अंडे का जो जाल की तरह वो स्प्रेड रहता है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लक्षण या स्वेलिंग कैस टाइप का होता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। और उसके बाद जो अपच्यु होता है, सिंस यहाँ पे जो दोष है, दृश्य होता है, ये कफ और वेद होता है। सिंस हम लोग को कफ का प्रॉपर्टी, वी ऑल नो द कफ प्रॉपर्टी ऑफ द कफ और द क्वालिटी ऑफ द कफ, जो कि अल्प ऊर्जा होता है, देन इट ग्रोज वेरी स्लोली, आस्ते आस्ते देर तक ग्रो करता है। एंड कफ का क्या प्रॉपर्टी है, इचिंग प्रॉपर्टी रहता है, तो इसलिए यहाँ पे इचिंग होगा। एंड इट विल ग्रो स्टेडी, कफ क्या होता है, भारी होता है, इसलिए स्टेडी ग्रो करता है और देर तक ग्रो करता है, टाइम लगता है इसको ग्रो करने में। एंड व्हेन इट इज इंजर्ड, अगर मान लो कुछ कारण ये अपची जो होता है उसमें इंजरी होता है, देन देयर इज सम डिस्चार्ज, डिस्चार्ज निकलता है इसमें से, एंड इट डिसअपियर्स ओनली टू रीअपियर अगेन। तो ये होता है मे द कफाब्दम खलु रोगम एव सुदुस्तरो वर्ष गुणानुबंधी। तो वर्ष गुणानुबंधी का मतलब क्या होता है, जो आस्ते आस्ते लाइक कई वर्षों तक जो बना रहता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वर्ष गुणानुबंधी। ठीक है, और मेद और कफ, जैसे मैंने बोला कि ये मेद और कफ के कारण ही ये उत्पन्न होता है। एंड ये क्या होता है, दुःसाध्य होता है। ठीक है, ये जो अपची होता है ये दुःसाध्य होता है। ठीक है, ये अगर कहीं स्पेस मिला या फिर बुक में ही लिख लो, इट इज जो अपची होता है, इट इज दुःसाध्य, यानी आसानी से ट्रीट नहीं कर पाते लोग, इट इज दुःसाध्य और कृच्छ साध्य, इट इज ट्रीटेड विद डिफिकल्टी, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट द ट्रीटमेंट। और अपची का हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये तुम लोग को सुश्रुत, एज आई सेड कि सुश्रुत चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 18 में ये रेफरेंस मिलेगा अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ अपची। तो अपची का जो ट्रीटमेंट करते हैं, इट इज जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं आयुर्वेदा, इसमें हम लोग अग्निकर्मा से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो अग्निकर्मा जब अपची में हम लोग करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर इंसिजन हम लोग देते हैं। ठीक है, और इंसिजन जो होता है वो पर्टिकुलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, ऐसा नहीं कि कहीं भी इंसिजन हम लोग ने दे दिया जहाँ पर भी अपची हो। तो इंसिजन देने से पहले वी हैव टू सेफ गार्ड आवर दी वाइटल मर्मास, और दी वाइटल मर्मा जो है, मर्मा, क्योंकि मर्मा में अगर आघात लग जाता है कभी कभार वो पेशेंट मर भी सकता है। तो बिफोर गिविंग एनी इंसिजन इन दी अपची और डूइंग एनी अग्निकर्मा, वी हैव टू प्रिवेंट द वाइटल मर्मा। तो ट्रीटमेंट में ऐसा बताया गया है कि 3 लीनियर, श्लोक का इंपॉर्टेंट उतना नहीं, याद मत रखो, बस ये प्रोटोकॉल याद रखो कैसे कैसे करते हैं अग्निकर्म इन केस ऑफ अपची में। तो इसमें ऐसा बोला गया है कि अग्निकर्म इन केस ऑफ अपची हम लोग करते हैं अबव द रिस्ट। ठीक है, और 3 लीनियर इंसिजन देते हैं। ठीक है, 3 लीनियर इंसिजन देते हैं रिस्ट के ऊपर में, और जो 3 लीनियर इंसिजन होता है वो एक दूसरे से 1 अंगुल अपार्ट होता है। ठीक है, 1 अंगुल अपार्ट होता है। ठीक है, और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है कि अग्निकर्मा जो हम लोग इंसिजन देते हैं वो क्या होता है, इसमें हम लोग कहाँ पे इंसिजन देते हैं, एक हम लोग का जो गुल्फ, गुल्फ वाला हिस्सा है, यानी कि हमारा जो नी वाला हिस्सा है। तो गुल्फ वाला हिस्सा में हम लोग क्या करते हैं, गुल्फ के नीचे हमारा जो हील वाला पार्ट है, हील वाला जो पार्ट है, दैट इज देखो, अह गुल्फ कर्नाट सुमितस्य जंतुस्तस्य अष्टभाग खुडका द्विभज्य। तो इसमें क्या होता है ना कि जो गुल्फ है, गुल्फ के जस्ट संधि, जो गुल्फ होता है, यानी कि गुल्फ यानी जो हमारा नी जॉइंट, तो नी जॉइंट के जस्ट नीचे यानी एडी के ओर, यानी हमारा जो हील की ओर, हील के पास जस्ट 12 अंगुल ऊपर, 12 अंगुल ऊपर। ठीक है, मान लो ये हमारा नी जॉइंट है। ठीक है, हमारा 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 नी जॉइंट है, ये हमारा नी जॉइंट है, दैट इज गुल्फ प्रदेश, और ये हमारा हील वाला पोर्शन है नीचे में। ठीक है, तो ये जो हील है इसके जस्ट 12 अंगुल ऊपर में, 12 अंगुल ऊपर में हम लोग इसमें क्या करते हैं, इंसिजन देते हैं। ठीक है, और जब ऐसे इंसिजन देंगे, यहाँ पे हमारा इंद्रवस्ती मर्मा है, इंद्रवस्ती इंद्रवस्ती मर्मा है, तो इंद्रवस्ती मर्मा को हमको ऐसा इंसिजन देना पड़ेगा ताकि इंद्रवस्ती में कोई आघात ना लगे। सो वी हैव टू प्रिवेंट द इंद्रवस्ती मर्मा, and we have to give an incision above the 2 अंगुल above, away from the heel. ठीक है, avoiding the vital part named as इंद्रवस्ती। एंड हम लोग जब इंसिजन देंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा, जैसे यहाँ पे हम लोग ने देखा था, इट स्प्रेड लाइक द मत्स्य अंड के जाल के समान वो स्प्रेड करता है। तो वी हैव टू रिमूव दैट स्प्रेड। ठीक है, वी हैव टू रिमूव द रेटिकुलम, यानी जाल, जो जाल है मत्स्य या फिश के अंड के समान जो जाल है, वी हैव टू रिमूव दैट स्प्रेड। देन उसके बाद वी हैव टू दाहन करना और अग्नि करना। तो सबसे पहले अगर
लिखना हो एग्जाम में तो सबसे पहले ये स्टेप कैसे लिखोगे? फर्स्ट हम लोग ने क्या दिया? फर्स्ट हम लोग ने इंसिजन दिया, ठीक है, इंसिजन अराउंड द 12th अंगुल अबव द heel area and preventing the vital murmur that is इंद्रवस्ती murmur. नेक्स्ट फिर एरो देकर नंबर सेकंड में क्या लिखोगे? टू एंड देन वी हैव टू रिमूव द मत्स्य अंडे जाल, ठीक है, that is retinaculum which is similar to the spawn of the fish. मतलब वही मत्स्य अंडे के समान जो जाल है उसको we have to remove, ठीक। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर स्टेप आता है एरो दे करके, देन वी हैव टू डू द दाहन करना, ठीक है। तो आंसर जब लिखना है इस ऐसे ही फ्लो चार्ट के वे में लिखना है, ठीक है, तभी प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा एंड एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ तुमको ये पता है अच्छे से इसका। तो अपची का हम लोग ने देखा कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू इसके अबव वाला। तो ये वाला हमको ट्रीटमेंट याद रखता है, ठीक है, इन केस ऑफ अपची का ट्रीटमेंट। उसके बाद फिर क्या होता है? अग्निकर्मा देने के बाद वही जो सारा प्रोसीजर होता है उसमें तुम धूपन करो, उसमें फिर क्या होता है उसमें तुम हील करने के लिए रोपण क्रिया करो, ठीक है। एंड उसके बाद डाइट दो, डाइट अच्छा डाइट दो, जैसे बाल्य मुद का यहाँ पे बताया गया है, बैरचनिक धूम में से बताया गया है। ड्यूरिंग द हीलिंग स्टेज खार अप्लाई करते हैं ताकि जो बाकी का जो लेखन कर्म होता है, खार का प्रॉपर्टी है ऐसा लेखन कर्म, तो वो किससे करेंगे? पीकॉक, क्रो, गोधा, स्नेक, टोटॉइज, ये शुड बी मिक्स विद द ऑयल ऑफ इंगुदी। तो इससे हीलिंग करते हैं हम लोग, छार प्रिपेयर करते हैं, ये सब इसके ये सब सारे एनिमल के ऑयल यूज करते हैं। मतलब ये सब सारे एनिमल का हम लोग लेते हैं छार मतलब इसको लेते हैं पार्ट्स और मिक्स विद ऑयल करके उसको अप्लाई करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, याद मत रखो, जस्ट ये याद रखो वेरेचनिक धूम देते हैं, रेगुलर डाइट देते हैं। उसके बाद ये इसमें कुछ योग के बारे में दिया है, जैसे इसके अपची में क्या क्या योग हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे शर्षप आदि लेप यूज किया जाता है लेप में। पान में जैसे चंदन आदि तेल यूज कर सकते हैं। नश्य में तो नश्य होता है उसमें, इसमें उतना इंपॉर्टेंट कोई नश्य इंग्रेडिएंट नहीं है तो नहीं भी याद करने से चलेगा। इसमें बस शर्षप आदि लेप याद रखो, ठीक है। और सेवन में नवकर पाशिका मूल, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, याद मत रखो, बस एक शर्षप आदि लेप याद रखो, ठीक है, उतना पूछते भी नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं सर्विकल लिम्फेडिनाइटिस। तो मॉडर्न में किससे कोरिलेशन करते हैं? ये क्वेश्चन उतना नहीं आता है, ठीक है, बट स्टिल एक बार जस्ट एक बेसिक्स देख लेते हैं। सर्विकल लिम्फेडिनाइटिस यानी लिम्फ का इन्फ्लामेशन एंड लिम्फ नोड का इन्फ्लामेशन। तो लिम्फ नोड कहाँ का लिम्फ नोड इन्फ्लामेशन? सर्वाइकल रीजन का, कि हम लोग ने देखा कि मन्य विकार, मन्य कहाँ पे? सर्वाइकल एरिया में जो विकार उत्पन्न हो रहा है, तो दैट इज सर्वाइकल रीजन में लिम्फ नोड हमारा बहुत जगह होता है। तो मेनली हम लोग इसमें सर्वाइकल रीजन का लिम्फ नोड के इन्फ्लामेशन को हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज सर्वाइकल लिम्फेडिनाइटिस एंड इट इज कोरिलेट एज अपची। तो सर्वाइकल रीजन का इन्फ्लामेशन ऑफ द लिम्फ नोड इज सर्वाइकल रीजन इज नोन एज सर्वाइकल लिम्फेडिनाइटिस। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, हाउ द इन्फेक्शन विल स्प्रेड फ्रॉम बाय द नेजल और द ओरल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ईयर और स्कैल्प। मेरे देखो जितना सारे हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत एरिया है तो वहां से इन्फेक्शन का स्प्रेड हो रहा है, और द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड द टाइप्स ऑफ सर्वाइकल लिम्फेडिनाइटिस, इट कैन बी एक्यूट, क्रॉनिक और ट्यूबरकुलस, ठीक है। क्रॉनिक जो होता है, रिमेंबर वन थिंग, इन केस ऑफ क्रॉनिक लिम्फेडिनाइटिस इट कैन be a cause of a chronic malignant or the secondary malignant metastasis condition, and acute might be a cause of some infection or some bacterial manifestation that causes the acute lymphadenitis. So in case of acute lymphadenitis, it can affect the lymph node, and the lymph nodes become enlarged due to inflammation and becomes tender. We have to examine the cervical area, whether the lymph nodes are enlarged or tender or not. Okay, then we have to take the history, whether the fever or pyrexia is present or not, whether the patient is suffering from anorexia or general malaise or not. Then depending upon the infection or depending upon our diagnosis, we will give the appropriate antibiotics. And if there is swelling or there is an abscess formation around the lymph node, then we have to drain the abscess via the incision and drainage. Then if it is chronic lymphadenitis, remember one thing, acute is always painful, okay? But chronic lymphadenitis is painless. Patient will complain no pain, just he or she will come with no pain. Just a swelling will be present, and he or she will give a history of only swelling. उसमें pain नहीं रहता है. And in case of children or adults, it may be tuberculosis. ठीक है? ट्यूबरकुलोसिस भी रह सकता है, बिकॉज वी नो कि ट्यूबरकुलोसिस में लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट होता है, स्वेलिंग होता है, तो वी हैव टू रूल आउट whether it is tuberculous or not, whether it is malignant or not, or whether it is an acute condition or not.
ठीक है। इन एल्डरली इट कैन बी ड्यू टू सेकेंडरी मैलिग्नेंट मेटास्टेसिस। तो अगर एल्डरली में ज्यादातर जो क्रॉनिक होता है लिम्फेडिनाइटिस, इट इज सेकेंडरी, इट इज मैलिग्नेंट मेटास्टेसिस, ठीक है, जिसकी वजह से लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट होता है। तो नेक्स्ट कम ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस। तो ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस में एक पॉइंट, वाइवा पॉइंट ऑफ वाइवा क्वेश्चन आता है, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो एब्सेस फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस, इट इज ऑलवेज अ कोल्ड एब्सेस। ठीक है, नॉर्मली जो एब्सेस क्या होता है वो वार्म होता है, but in case of tuberculous lymphadenitis it is always a cold abscess. Okay, this important point you have to remember, and and external can ask a viva question also, like in cold abscess we all in cold abscess we only get in case of tuberculous lymphadenitis, ठीक है, और a tubercular manifestation, ठीक है, वहाँ पे cold abscess का formation होता है। तो it is commonly seen in case of children and young adults, और some family history can may be present, ठीक है। एंड वहाँ पे लिम्फ नोड कौन सा लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो गई, कहाँ का सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आर कॉमनली इन्वॉल्व होता है, अदर लिम्फ नोड्स कैन आल्सो बी इन्वॉल्व, डीप अपर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आर कॉमनली इन्वॉल्व, बट ड्यू टू वाइडस्प्रेड लिम्फेडिनाइटिस मेटिंग टुगेदर ऑफ न्यूमरस लिम्फ नोड इज एविडेंट। तो क्या होता है, कभी कभार लिम्फ नोड जो होते हैं वो आसपास के लिम्फ नोड्स बहुत सारे स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, इट कैन it will it can we can diagnose it as a tuberculous lymphadenitis। and जैसे हम लोग को पता है इन केस ऑफ tuberculous, तो उसमें क्या होता है ना, उसका पैथोफिजियोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं ट्यूबरकुलोसिस का, तो उसमें कैजिएटिक नेक्रोसिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, these caseated lymph nodes are enlarged and result in the formation of cold abscess, as I said earlier. And gradually, since it is a bacteriological manifestation, Mycobacterium tuberculosis, the pus will be present and we have to drain the pus out through the skin, resulting in chronic discharge sinus called as collar stud abscess. So just cold abscess ही याद रखो। And how we will treat, we have to treat with the anti-tubercular drug after the diagnosis tubercular origin, ठीक है। And drainage of the abscess we have to do, and we have to do the excision of the surrounding lymph node as well, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, lymph nodes is getting mated together, एक साथ क्या होता है, lymph node एक साथ swelling हो जाता है, and lymphadenitis होता है in case of tuberculous lymphadenitis. Okay, I hope apathy and cervical lymphadenitis is clear to all. Next जो आते हैं नंबर सेकंड डिजीज इज द गलगंड और द गॉइटर। तो गलगंड का रेफरेंस, और यू हैव टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट इन काया चिकित्सा ऑल्सो। गलगंड का टॉपिक तुमको मिलेगा, एंड गॉइटर काया चिकित्सा में पेपर में गॉइटर और या थायराइड डिसऑर्डर्स, उस पेपर में थायराइड डिसऑर्डर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू शल्य पेपर, ठीक है। तो गॉइटर जो डिजीज है तुम लोग काया चिकित्सा में ही कवर करना, ओके। मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इफ एनी डाउट अगर समझने में दिक्कत होगा तो तुम लोग पूछ सकते हो बाद में। तो इसमें थायराइड, इसमें गलगंडा के अंदर गलगंडा हम लोग पढ़ेंगे द डेफिनेशन ऑफ द गलगंडा फ्रॉम द चरक चिकित्सा 12/79 रेफरेंस। तो इसमें देखो जस्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं कि गलस्य पार्श्व गलगंडा एक शाद गंड माला बहु भेस्तु गंडे। तो एक होता है गलगंडा, एक होता है गंडमाला। तो अगर एक स्वेलिंग रहता है, अगर सिंगल स्वेलिंग होता है तो वी कॉल इट एज अ गलगंडा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गलस्य पार्श्व, पार्श्व यानी थ्रोट एरिया में पार्श्व गलगंडा एक, व्हेन देयर इज सिंगल स्वेलिंग अराउंड द थ्रोट वी कॉल इट एज गलगंडा। शाद गंडमाला, गंडमाला किसको बोलेंगे, व्हेन देयर इज बहुभिस्तु, यानी बहुत सारे अगर स्वेलिंग अराउंड द लोअर नेक रीजन हो, लाइक अ नेकलेस शेपेड, ठीक है, जैसे ये नेक एरिया है। और गंडमाला कैसे, ऐसे मान लो नेकलेस के जैसा यहाँ पे बहुत सारा स्वेलिंग ऐसे है, जस्ट लाइक द नेकलेस, ठीक है। अगर ऐसा अपीयरेंस हो तो देन वी कॉल इट एज अ गंडमाला, ओके। तो गलगंडा एंड गंडमाला में डिफरेंस समझ में आया। अगर एक हो देन वी कॉल इट एज गलगंडा, एंड अगर बहुत सारे हो, ठीक है, बहु हो यानी बहुत सारे स्वेलिंग हो, when there is a chain of swelling around the lower neck, then like the necklace shaped, then we call it as गंडमाला, ठीक है। व्हाट इज द संप्राप्ति, तो इन केस ऑफ गलगंडा हम लोग ने देखा था कि अपची में दोष एंड दुष्य वाज कफ एंड वेद, ठीक है। इन केस ऑफ गलगंडा द दोष इज द वात एंड कफ, ठीक है, तो इसको याद रखना है। वात कफा is the dose involvement in case of Galaganda. Remember one thing that when the types
व्हेन वी रीड द टाइप्स। अच्छा यहाँ पे मैं आता हूँ। तो विशेटेड यहाँ पे कौन सा दोष है? वात एंड कफ। वात कफश्चे कल प्रवृद्धो मन्यतु संसृप्ते तथेव मेद। तो इसमें क्या होता है ऑल्सो, ये तो हमारा हो गया दोष का इन्वॉल्वमेंट। तो व्हाट आर द दुष्य प्रेजेंट? तो दुष्य जो प्रेजेंट होता है, देखो यहाँ पे जो होता है श्लोक में मेद लिखा है, बट दुष्य यहाँ पे मांस भी होता है। तो रिमेंबर वन थिंग, द दुष्य of the Galaganda is Mams as well as Meda, while in case of Apache it was only Meda, and the dose involvement is Vata and Kapha. ठीक है, next we will the vitiated Vata and Kapha localizing in the neck region. ठीक है, the neck region में भोज ने क्या बोला है? भोज ने मन्या रीजन में सिर्फ आचार्य सुश्रुत ने बोला है, बट भोज ने इसको हनु प्रदेश, मन्या रीजन एंड गल प्रदेश में भी बताया है। इन टर्न्स vitiate the Meda producing large swelling which grows in course of time and hangs like a scrotum. वाघभट ने ऐसा बताया, वाघभट ने भी ऐसा बताया, is called as गलगंड। तो जस्ट देखो यहाँ पे लिखा है कुर्वंती गंड क्रमशः स्वलिंगे, लिंग मींस द स्क्रॉटम पार्ट के जैसा वो जो गलगंड है उसका जो स्वेलिंग होता है, ये इसके स्क्रॉटम की तरह ये स्वेलिंग गले में होता है, ऐसा एक उपमा दिया है, कोरिलेट किया है इसकी तरह, ऐसा वाघभट किसी ने बताया। तो संप्राप्ति में हम लोग ने देखा कि वात एंड कफ का दोष का इन्वॉल्वमेंट है, एंड दुष्य में मांस और मेद का इन्वॉल्वमेंट है। एंड ठीक है, एंड ये किसकी तरह ये हैंग करता है? वाघभट ने भी ऐसा कहा है अबाउट दी लिंग, स्वलिंग, यानी स्क्रॉटम की तरह ये स्वेलिंग और हैंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्थान क्या है इसका? स्थान होता है, इट इज द रोहिणी लेयर ऑफ द स्किन। स्थान कहाँ है इसका, लोकेशन कहाँ है? रोहिणी लेयर ऑफ द स्किन। तो हम लोग को जैसे पता है स्किन जो होता है, आचार्य सुश्रुत ने टोटल 7 लेयर बताए, और वाइल चरक ने वैसा 6 लेयर्स बताए हैं स्किन के। तो स्किन के क्या क्या लेयर होते हैं? अवभासनी, लोहिता, श्वेत ताम्र, वेदिनी, रोहिणी, मांसधारा। तो रोहिणी क्या है? 6 नंबर लेयर है, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने बताया है। तो रोहिणी में इसका जो जो गलगंडा होता है, रोहिणी के लेयर में ये इसका ये सिचुएटेड होता है। ठीक है, गलगंडा, ये याद रखना। टाइप्स में आते हैं, टाइप्स में जो गलगंडा का होता है, इट इज वातज, कफज एंड मेदज। रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे कौन सा नहीं है? पित्तज गलगंडा नहीं होता है। ठीक है, पित्तज गलगंडा नहीं होता है, ये याद रखना। तो इसका टाइप्स में वातज, कफज एंड मेदज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वातज गलगंडा का हम लोग आते हैं लक्षण के बारे में। वातज गलगंडा के लक्षण क्या होते हैं एंड उसके ट्रीटमेंट भी बाद में देखेंगे। तो वातज गलगंडा देखो, तदान्वितं कृष्णशिरावथ कृष्णो अरुणवा पवन पवनात्मकस्तु। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो होता है स्वेलिंग जो होता है, सिंस वातज है तो ये कैसा होगा? ब्लैकिश और रेडिश अपीयरेंस रहेगा। तो वातज तुम लोग को ही पता है कि वातज का वर्ण जो होता है मेनली कृष्ण और अरुण वर्ण का होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। एंड जो कवर होगा, इट इज कवर्ड बाय द नेटवर्क ऑफ वेन्स। ये जो होगा नेटवर्क ऑफ वेन्स से कवर रहता है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, प्रिकिंग पेन सेंसेशन होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन एसोसिएटेड विद विशेषण ऑफ मेद, इट ग्रेजुअली ग्रोज इन साइज, इज पेनलेस एंड अपीयर ऑयली। देखो इसमें बोला कालाद कालाद भवेत अति स्निग्ध तरो अरुजा। ये जो है इसमें संधि है, ये अरुजा का। हाँ, तो जैसे जैसे काल मीन जैसे जैसे टाइम जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, इसका साइज बढ़ता है। ठीक है, एंड वैसे वैसे इसका पेन कमता है और इट बिकम्स पेनलेस। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली वातज वैरायटी में वात का प्रॉपर्टी है पेन, बट इन केस ऑफ वातज गलगंडा ये पेनलेस होता है। ठीक है, जब जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे इसका साइज बढ़ता है, एंड वैसे वैसा उसका पेन क्या होता है, वो पेनलेस हो जाता है, एकदम पेनलेस होता है, ये याद रखो। अरुजा, ठीक है, एंड अपीयर्स एट ऑयली जो होता है, देखो स्निग्ध तरो अरुजस्त, स्निग्ध मींस ऑयलीनेस। इसका अपीयरेंस कैसा होता है वात से गलगंडे का? ऑयलीनेस। नॉर्मली जो होता है वात जो होता है रुक्ष प्रॉपर्टी, वात का प्रॉपर्टी, बट यहाँ पे देखो कैसा डिफरेंस है वात से गलगंडा में, ये ऐसा ऑयली और स्निग्ध का क्वालिटी रखता है। ठीक है, समटाइम्स कैसा देखो बताया यहाँ पे, इट अपीयर्स एज रफ पारुष्यम युक्त चीरा वृद्धि पाकश्च, ये इंपॉर्टेंट है। चीरा वृद्धि पाक मीन्स ये बहुत देर तक ग्रो करता है, बहुत मतलब बहुत देर तक ये ग्रो करता है और ग्रो करके पाक होता है इसमें। ठीक है, तो हैज पल्स रिसर्च एंड प्रोड्यूस बैड ब्रेथ एंड ड्राइनेस इन थ्रोट एंड पैलेट। तो इसमें देखो ये बताया कि पाक जो होता है वो आस्ते आस्ते इसका पाक होता है। अबाउट दी गलगंड वातज गलगंड। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने देखा कि वातज गलगंडा का प्रॉपर्टी कि जो ये होता है देर से वृद्धि होता है वातज गलगंडा, और
और मैं गलत पॉइंट बताया इसमें, सॉरी। ये चीर वृद्धि होता है, यानी बहुत देर से वृद्धि होता है। और ये जो पाक होता है ना, इसमें ये संधि विच्छेद है और ये अपाक रहता है। हमने जो वातज गलगंड है वो अपाक रहता है, इसमें पाक नहीं होता। ठीक है, ये याद रखना। ये देर से वृद्धि होता है और इसमें ये पाक नहीं होता है इसमें। ठीक है, और ये वेदना रहित होता है, पेनलेस होता है। ठीक है, ये याद हो गया वातज गलगंड। नेक्स्ट आते हैं कफज गलगंड के बारे में। तो कफज का प्रॉपर्टी तुम लोग को पता ही है कि ये स्थिर होता है, अल्प रुजा होता है, कंडू इसमें होता है, इचिंग होता है, शीत होता है। तो इसमें कुछ याद करने का नहीं है, नॉर्मली तुम लोग को पता ही है। स्वेलिंग क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है, एक जगह होता है, स्लो होता है, स्लोली ग्रो करता है। यानी तो इसमें भी चीरा वृद्धि आया है, वातज में भी चीरा वृद्धि आया है, इसमें भी चीरा वृद्धि, यानी देर से ये देर से बढ़ने वाला होता है। और ये होता है ना, देर से ये पकता है। जैसे हम लोगों ने वातज में पढ़ा कि ये पकता नहीं है, यानी पाक नहीं होता, यानी सपुरेशन नहीं होता है उसमें नॉर्मली। कफज में क्या होता है, ये देर से पकता है। जो नॉर्मली जो कफ का जैसा प्रॉपर्टी है देर से पकने वाला, ये इसमें कफज गलगंड का प्रॉपर्टी है। एंड कोल्ड टू टच, कफ का शीत प्रॉपर्टी रहता है, एंड इट इज कोल्ड टू टच। पेन विल बी स्लाइट पेन बट सीवियर इचिंग रहता है, जैसे कफ का प्रॉपर्टी है। समटाइम डिस्चार्ज पस प्रोड्यूसेस स्वीटनेस इन माउथ एंड कोटिंग ओवर द पैलेट एंड थ्रोट। तो ये तो हम हो गया हमारा कफज गलगंड का लक्षण। नेक्स्ट मेदज गलगंड। तो हमने बताया कि इसमें पित्तज गलगंड नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं मेदज गलगंड के बारे में। तो मेदज गलगंड का देखो, इसमें बताया है स्निग्ध मृदु पांडु अनिष्ट गंधा। अनिष्ट गंधा। तो मेद क्या होता है ना, मेद का जो मल होता है, तुमको पता है कि मेद का जो मल होता है वो होता है स्वेद, स्वेट। तो इसलिए देखो, इसमें जो होता है अनिष्ट गंधा, जो स्मेल होता है बहुत ही दुर्गंध, अच्छा स्मेल नहीं होता है इससे मेद गलगंड का। एंड व्हाइट होता है, मृदु होता है, स्निग्ध होता है। ठीक है, अति कंडु होता है, इचिंग होता है। तो मेद और कफ समवॉट सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। स्वेलिंग जैसा होता है, देखो अलाबुवत, अलाबुवत की तरह। प्रलंबते अलाबुवत, अलाबु यानी जो पिचर होता है, पिचर गार्ड। ठीक है, उसके तरह वो स्वेलिंग दिखने में होता है। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मेद से गलगंडा में, देह अनुरूप क्षय वृद्धि युक्तम। देह अनुरूपम क्षय वृद्धि युक्तम। तो इसका मतलब क्या होता है, ये शरीर के अनुसार ही वो घटता है और बढ़ता है। ठीक है, जैसे शरीर बढ़ता है वैसे ही बढ़ेगा, जैसे शरीर घटेगा तो ये घटेगा, मेदज गलगंड। तो देह अनुरूप क्षय वृद्धि युक्तम मेदज गलगंड का लक्षण है। ठीक है, तो वन प्रेजेंट स्मेल है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देह रूपम क्षय वृद्धि युक्तम। तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीज और इंक्रीज इन साइज एज द अमाउंट ऑफ मेद एल्सवेयर इन द बॉडी डिक्रीज और इंक्रीज। तो जैसे शरीर में जहाँ पे मेद बढ़ेगा तो उसका साइज बढ़ेगा, अगर मेद डिक्रीज होता है तो वहां पे उसका साइज डिक्रीज होगा, मेदज गलगंड। और वही क्या है कि मेदज ग्रंथि में आचार्य सुश्रुत ने मेदज ग्रंथि में क्या टर्म दिया है, शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि, एक ऐसा टर्म दिया है मेदज ग्रंथि में। वहीं वाघभट जी ने भी एक बताया है मेदज ग्रंथि के बारे में, देह क्षय वृद्धि क्षय। ठीक है, तो ये इतना याद मत रखो, जिसने बोलने के लिए बोल दिया कि ये ऐसा टर्म मेदज ग्रंथि में भी आचार्य सुश्रुत ने ऐसा टर्म दिया है, और शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि ऐसा टर्म दिया है। वहीं मेदज गलगंड में आचार्य सुश्रुत ने क्या टर्म दिया है, देह अनुरूपम क्षय वृद्धि युक्तम। ठीक है, ये अलग क्लियर हुआ आई थिंक सबको। असाध्य लक्षण क्या होगा, असाध्य लक्षण जब पेशेंट को डिस्पनिया होगा, कृच्छ्र श्वास, सांस ठीक से नहीं ले पाएगा, मृदु स्वर होगा। स्वर क्या होगा, if patient suffers from hoarseness of voice, मृदु स्वर, संवत्सर। ठीक है, संवत्सर मीन्स एक साल को हम लोग बोलते हैं संवत्सर, मोर देन अ ईयर। डिजीज इज, अगर मान लो संवत्सर अतिम आरोचक अर्थम मीन्स, अगर द डिजीज मैनिफेस्ट होता है मोर देन 1 ईयर, अगर डिजीज रहा, इफ द डिजीज इज प्रेजेंट और इट इज एसोसिएटेड फॉर मोर देन अ ईयर, देन इट इज असाध्य। व्हेन मृदु, सॉरी ये मैंने गलत बोला, दैट इज मृदु सर्वगात्र। मृदु सर्वगात्र का मतलब व्हेन दी बॉडी इज मृदु और फ्लैसिड, देन इट इज असाध्य। ठीक है, और नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज छीड व वेद्यो गलगंटिन तू भिन्न स्वर चैव विवर्जयतु। भिन्न स्वर मींस व्हेन देयर इज अ होर्सनेस ऑफ वॉइस। ठीक है, जब छीन हो जाएंगे यानी इमेशिएशन हो जाएंगे, तब जाकर के असाध्य हो जाता है ये मेदज गलगंड। ठीक है, यानी या फिर कोई भी गलगंड, ये असाध्य लक्षण का प्रॉपर्टी है। तो ट्रीटमेंट आते हैं, ट्रीटमेंट में मेनली क्या करते हैं, वातज, कफज और मेदज गलगंड में। तो इसमें वही नाड़ी श्वेत देते हैं विद डिकॉक्शन ऑफ सम लीव्स ऑफ वातहर द्रव्य सिंस इट इज वातज गलगंड। देन विद बॉयल विद कांजी और वेरियस काइंड ऑफ यूरिन मिल्क ऑयल, और रक्त मुक्षण कराते हैं, दैट इज सीरा वेदन इज द मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट।
डन एट द डॉर्सल पार्ट ऑफ द टंग इन 2 बिग सिरास। बस ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट याद रखो, रक्त मोशन कराते हैं, नाटी श्वेत कराते हैं और वॉन्ड को क्लीन कराते हैं। उसके बाद पेस्ट हम लोग यूज करते हैं तुलसी, मूलक, शिग्रू की तिल। ऑयल यूज करते हैं प्रोसेस विधि अमृतवल्ली, ठीक है, वृक्ष पिपली बला, एडवाइस कुलथ्यदि यूजपान। कफज गलगंड में स्वेदन करते हैं फॉलोड बाय रक्त मोक्षण। वार्म पेस्ट कफज में हम लोग क्या करेंगे, मेनली गलगंड में जितने सारे तीक्ष्ण द्रव्य है तो वो सारे द्रव्य हम लोग यूज करते हैं एज अ पेस्ट फॉर्म में। अजगंधा, अतिविष, विशाल, विषानिका, कुष्ठ, गुंजा एंड विद द सॉल्यूशन ऑफ पलाश छार शुड बी अप्लाइड लोकली, ठीक है, ताकि लेखन कर पाएगा ये सारे जो जितने सारे तीक्ष्ण द्रव्य है। वमन कराते हैं सिंस कफज है, कफज गलगंड है, मूर्धा विरेचन वैरेचनिक धूम कराते हैं। ऑयल प्रिपेयर प्रोसेस विद द पीपली ग्रुप ऑफ, यानी तीक्ष्ण द्रव्य जितने सारे हैं वो सारे यूज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कफज गलगंड में। मेद गलगंड में हम लोग भी वही कर रहे हैं, स्नेहन कर रहे हैं फॉलोड बाय द सीरा वेदन, ठीक है। वार्म पोल्टिस देते हैं क्योंकि ये शीत रहता है, इसलिए हम लोग वार्म पोल्टिस अप्लाई करते हैं फ्रॉम दी श्यामा दंती रसांजन अप्लाई करते हैं। इफ इन केस इट इज इंक्रीजिंग सिवियरिटी स्वेलिंग हैज टू बी इंसाइज्ड, यानी वो इंसिजन करना है एंड वी हैव टू रिमूव द फैट कंटेंट्स एंड वी हैव टू स्यूचर इट एल्सवेयर। अदरवाइज अग्निकर्म हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। अग्निकर्म हम लोग ने वातज में देखा, वातज में अग्निकर्म है एंड ठीक है। सॉरी यहाँ पे रक्त मोक्षण सीरा वेद हम लोग सॉरी कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अग्निकर्म कर रहे हैं इन केस ऑफ मेदज गलगंड। इट शुड बी डन बाय हॉट मैरो फैट घी और हनी देन अप्लाई मधु एंड त्रिफला। त्रिफला क्वाथ हम लोग दे सकते हैं। एरिया शुड बी बैंडेज टाइटली एंड यव शुड बी गिवन इन द डाइट। शमन औषधि में क्या याद रखो, कांचना गुग्गुल इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ एनी स्वेलिंग और गलगंड, थायराइड या गोइटर के रोग में कांचना गुग्गुल हम लोग यूज कर रहे हैं। सम अभ्यंग एंड नस्य हम लोग किसका जो तीक्ष्ण द्रव्य जैसे कि गुंजा तेल हम लोग यूज कर रहे हैं ऐसे अभ्यंग एंड नस्य में हम लोग तुम्बी तेल का भी प्रयोग कर रहे हैं, ये याद रखना है। एंड सब लेप जैसे कि जो उष्ण प्रॉपर्टी का लेप जैसे भल्लतक आदि लेप याद रखो, ठीक है। एंड पान के लिए अमृत आदि तेल, ठीक है। गोइटर में नहीं बोलना, गोइटर यू विल रीड इन काय चिकित्सा, रीड कर लेना, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पाषाण गर्दभ में, दैट इज इट इज कोडेड एज पैरोटाइटिस। पाषाण गर्दभ यानी पैरोटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स हम लोग कोरिलेट करते हैं, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट लिंक दे रहा हूँ, ये 5 मिनट्स का टॉपिक है, वी विल कंप्लीट इन अनदर लिंक, ओके। ज्वाइन करो, हाँ, जस्ट 5 मिनट्स का टॉपिक।